नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। देश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़ी सियासी लड़ाई रोजाना किसी न किसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर आ रही है। इस बीच टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर राहुल को हीरो बनाने में लगी है ताकि विपक्ष एक ना हो सके और 2024 की चुनावी लड़ाई में इसका फायदा बीजेपी को मिल जाए, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि 2024 में यदि चुनाव मोदी वर्सेस राहुल हुआ तो बीजेपी की राह आसान होगी और यदि बीजेपी वर्सेस पूरा विपक्ष हो गया तो पेच फंस सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि राहुल को हीरो बना कौन रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि राहुल से डरकर बीजेपी उन्हें रोकना चाहती है, मगर सियासत का ये गणित किसी भी सियासी पंडित को पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा कि दरअसल ये सियासी खेल है क्या। बीजेपी राहुल को रोकना चाहती है या पूरे विपक्ष को एकजुट नहीं होने देना चाहती। आज की बड़ी चर्चा, बड़ा मुद्दा यही है। ममता बनर्जी जो कह रही है ना, ये मोदी की आदेश और निर्देश पे ही कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में भी साबित कर दिए हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिए हैं कि ममता और मोदी मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार मोदी जी नारा लगाए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। उस समय ये ममता बनर्जी सही रास्ते पे थे, लेकिन बाद में जब उनकी भतीजे को ईडी दफ्तर में बुलाई गई, उसके बाद उनके नारा बदल चुके हैं। अब देखो 9 सितंबर 2021 से नारा बदल चुके हैं सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल के ममता बनर्जी के, क्योंकि वो ईडी और सीबीआई से बचना चाहती है और बचना चाहती है इसलिए वो हर संभव कांग्रेस को खिलाफत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को अगर कोई खिलाफत करेंगे, कांग्रेस का विरोध करेंगे तो मोदी खुशी होंगे। तो ममता बनर्जी की अभी मोदी को खुशी कराना सबसे बड़ा उनका। तो कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे देश में सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में जो सियासी लड़ाई चल रही है वो आए दिन राहुल गांधी पर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस जहां एक तरफ ये दावा कर रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी द्वारा उठाए जाने मुद्दों से कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से घबरा गई है। इसीलिए घबराहट में भाजपा राहुल गांधी को रोकने के लिए कभी दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, कभी ईडी को पीछे लगा रही है, कभी सीबीआई को पीछे लगा रही है। तमाम सियासी हथकंडे अपनाने की कोशिश भाजपा कर रही है, ये कांग्रेस का आरोप है। उधर दूसरी तरफ टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी की एक बैठक में ये कहा कि राहुल गांधी को बीजेपी जानबूझकर हीरो बना रही है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए। बीजेपी को डर है कि अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया तो 2024 में बीजेपी के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल हो गई तो बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस लड़ाई को सीधे तौर पर राहुल वर्सेस मोदी रखना चाहती है। अब क्योंकि अगर पूरा विपक्ष एक होता है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये पेच तो पहले से ही फंसा हुआ है, जिसके ऊपर समाधान निकलता हुआ आज तक नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे में अब एक ये नया जो सियासी युद्ध छिड़ गया है कि राहुल को हीरो कौन बना रहा है, ये भी अपने आप में सियासी गलियारों में
सियासी पंडितों को पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा कि दरअसल खेल है क्या। इस खेल के पीछे बीजेपी है, ममता का कोई इंटरेस्ट है, जो अभी कांग्रेस के नेता आरोप भी लगा रहे थे कि ममता के भतीजे को ईडी दफ्तर बुला लिया। इसके बाद ममता कहीं ना कहीं डर गई हैं और नहीं चाहती सीबीआई और ईडी के जंजाल में फंसला, इसलिए ऐसे बयान दे रही हैं, ऐसी बातें कर रही हैं। कुल मिलाकर के 2024 का सियासी गणित क्या रहेगा, ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री का चेहरा अगर विपक्ष एकजुट होता है कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। और क्या वाकई में 2024 में जो चुनाव है वो राहुल वर्सेस मोदी होगा या बीजेपी वर्सेस पूरा विपक्ष होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी बड़े मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि देश में जितने भी सियासी जानकार हैं वो ये मानते हैं कि जैसे जैसे अब समय नज़दीक आ रहा है चुनावों का, वैसे वैसे सियासी बिसात अब बिछनी शुरू हो गई है। और इस बिसात में कौन कहाँ कौन सी बॉल खेलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो लगातार एएनबी न्यूज़ तो इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। अश्विनी शाही बीजेपी प्रवक्ता, सुधा मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता और इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार, तीनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं सुधा जी आप ही के पास आऊँगा कि जिस तरह से अभी हमने कांग्रेस के नेताओं का बयान भी सुनवाया और वो ये दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी डर गई है, इसी वजह से ऐसी बातें की जा रही हैं, क्या कहेंगी आप? ठीक है, तो आवाज़ शायद नहीं मिल पा रही है सुधा जी को। मैं लौटूंगा सुधा जी आपके पास। अश्विनी शाही जी, क्या बीजेपी चाहती है कि 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस राहुल रहे और मोदी वर्सेस राहुल के अलावा बीजेपी वर्सेस पूरा विपक्ष ना हो जाए, इस बात का डर है बीजेपी को? लोकतांत्रिक प्रणाली में अभी तक तो फिलहाल सबसे बड़ी दो पार्टियां ही हैं देश में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जी। और हमारी प्रमुख विपक्षी पार्टी भी कांग्रेस है जी। बाकी सभी राष्ट्रीय दल का कुछ दर्जा लिए हुए लोग हैं, सीपीएम है और नया नया एक आम आदमी पार्टी बनी है, बहुत बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन ये लोग क्षेत्रीय छत्रप हैं। तो फिलहाल अगर लोकसभा के मायने में देखा जाए तो राहुल गांधी जी के साथ चुनाव लड़ना यानी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना, तो हमारी तो प्रमुख विपक्षी पार्टी वही है। तो हम चाहेंगे, हम तो सबसे लड़ रहे हैं, पूरे देश जहाँ जाते हैं वहां लड़े। अब उत्तर प्रदेश हम जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शून्य है, बिहार में हम जाते हैं तो बिहार में कांग्रेस शून्य है, साउथ के कुछ राज्यों में कहीं न कहीं लड़ाई उनके साथ है। पिछला दो चुनाव तो देखा गया है कि कांग्रेस मतलब इस स्थिति में आ गई कि दो एक राज्यों को साउथ के निकाल दिया जाए तो हर जगह शून्य की उनकी थी। लेकिन वो एक सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते हमारे प्रमुख को सामने हमारे प्रमुख विपक्षी वही है, तो लड़ाई उनसे हो रही है। नहीं अश्विनी जी, यहाँ पर एक सवाल है। देखिए, आप भी बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में जो परसेप्शन होती है वो एक बड़ी भूमिका निभाती है चुनावों में, कि हवा किसके पक्ष में है, माहौल क्या है। लगातार एक लंबे समय से हम सब लोग ये बातें करते भी आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं। सवाल अगर हम 2014 का करें, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी का माहौल था, उस माहौल ने बीजेपी की नैया को पार लगाया। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, बीजेपी पहले भी चुनाव लड़ती थी,
लेकिन 2014 में जितनी बड़ी संख्या में बीजेपी के सांसद बनकर आए, उस वक्त आपको ध्यान होगा तब सोशल मीडिया उतना मजबूत नहीं था, लेकिन एक उस समय ये बात चली थी कि पहले बड़ी संख्या में सांसद मिलकर प्रधानमंत्री बनाते थे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मिलकर अकेले ही इतने सांसद बना दिए। तो ये कहीं ना कहीं परसेप्शन की बात है। ममता बनर्जी जो बात कर रही थी वो कहीं ना कहीं परसेप्शन से जुड़ी हुई थी कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का परसेप्शन उतना मजबूत नहीं है आज भी, और बीजेपी इसीलिए चाहती है कि जो चुनाव है वो मोदी वर्सेस राहुल हो जाए, जिससे आप एक बार फिर पप्पू की छवि वाला नारा गुनगुना देंगे और शायद चुनाव में फायदा हो जाए। आशीष जी देखिए, आपने कहा हवा और माहौल। हवा अभी भी बीजेपी के पक्ष में बह रही है और माहौल अभी भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का है। आज एक पार्टी बता दीजिए कि जिसने अपना टारगेट 51% वोट का तय किया हो, कोई एक पार्टी बता दीजिए। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। माननीय गृह मंत्री जी ने हम लोगों को लक्ष्य दिया था 51% का। नहीं, वो तो विपक्ष वाले यही तो रो रहे हैं कि ईडी सीबीआई सब तो पीछे लगा दिया। 51 क्या 55 पे भी पहुंच जाएंगे आप लोग तो, जिस हिसाब से आपने गर्दनें पूरी दबा रखी हैं। वो कहते हैं ना पूरा निचोड़ दिया, वो वाला काम कर दिया बीजेपी ने। तो आशीष जी यही ईडी और सीबीआई तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण कुछ दिन पहले आपने लग रहा नहीं सुना। नहीं, मैंने सब सुना है, नहीं बताया जी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को एक करने में ही सीबीआई का हाथ है, विपक्ष एक उसी से हो रहा है कि जितने मौसेरे भाई हैं ये सारे इकट्ठा हो गए हैं, सबने रायता फैलाया है और सब ईडी सीबीआई के दहशत में इकट्ठे हो गए सारे मौसेरे भाई। तो अब ममता जी कहें या राहुल जी कहें या अखिलेश जी कहें, ये कोई जी कहें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी अपने बदौलत, अपने जनता के आशीर्वाद की आकांक्षा में, जो कि 2 चुनाव में उन्होंने दिया था और हमने जो टारगेट सेट किया था। अखिलेश जी देखिए, जैसे लग रहा है कि अभी मैं उनके लिए वो शब्द नहीं कहूंगा जो माननीय मुख्यमंत्री आज के लिए कहा करते थे। वो कहते थे ना कि धुआं उठ रहा है, हमारे घर के पीछे उनका घर है। उस चुनाव में भी आज कहते वो तो कह रहे हैं 400 जीतेंगे। तो ये मुगालता था उनका। ये भारतीय जनता पार्टी से लोगों ने सीखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर 75-70 पार का नारा दिया तो 75 करके दिखाए हम लोग। फिर हमने नारा दिया 70 पार का, हम लोग खा सकते हैं और फिर हम 75 पार का नारा दे रहे हैं और वो कह रहे हैं हम 80 हराएंगे। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। सुधा जी, अश्विनी शाही साहब तो चुटकी ले रहे हैं कि मौसेरे भाई इकट्ठा हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी जो बात कही मंच से कि ईडी और सीबीआई ने पूरे विपक्ष को एक कर दिया, जो काम पूरा विपक्ष खुद ही नहीं कर पाया वो ईडी और सीबीआई ने कर दिखाया। लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं ममता बनर्जी के उस कहे बयान के ऊपर, उस कई बात के ऊपर कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अब डर गई है। ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि ईडी और सीबीआई के जंजाल में वो भी उलझें। भतीजे को बुलावे के बाद ममता बनर्जी ने यू टर्न ले लिया है, इसीलिए राहुल गांधी को हीरो बनाने जैसी बातें कर रही हैं वो। देखिए आशीष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज मुझे हो रही थी। मैंने पूछा, जिस देश में किसी पार्टी का, सत्ताधारी पार्टी का ये उद्देश्य हो कि कितना % लोग उनको वोट दे देते हैं, बाकी सारी चीजें दरकिनार कर दी जाती हैं। उस देश का कितना भला और कितना अच्छा हो रहा है और कितना ये लोग उसके लिए सजग हैं, इस बात का आपके अभी चैनल पे ही भाई ने कहा। और जब ये लोग, आप कहते हैं ना चुटकी लिया, जिस देश में चुटकी लेना, मनोरंजन करना और देश हितों को छोड़ के बस वही बातें करना, लफाजी करना, जिस देश की नीयत बन गई हो पिछले 9 सालों से, उस देश के बारे में हम अगर कुछ चिंतित हैं, उस देश के बारे में, उसके हितों के बारे में बात कर रहे हैं। आपने देखा 45 दिन तक सोई दिल्ली पुलिस अचानक पहुंच जाती है। उन बातों को लेके इतने बड़े बड़े जो कथन कह दिए गए हैं, चाकू की धार तेज रखने की बात की गई, न जाने ऐसे कितनी बातें की गई इनके नेताओं के द्वारा, जिन पे आज तक पुलिस सोई है, जगी नहीं है। लेकिन ये बताते हैं तो कि जिस देश के प्रधानमंत्री बाहर जाके ये कह दें, जबकि वो स्वयं पैदा हो चुके थे,
वो भी मुख्यमंत्री बन चुके थे। मतलब वो अपने मुख्यमंत्रित्व काल को भी कहीं ना कहीं दोषी करते हैं कि मैं तो, मतलब उनको जाना चाहिए था, उनसे कह रहे हैं कि लोग चले गए छोड़ दो भारत, लेकिन वो जमे रहे और मुख्यमंत्री बने रहे। जब हम ऐसी कोई कथन कहते हैं और करते हैं, हमारी कथनी और करनी का जो अंतर होता है, चुटकी लेना देश में राजनीति करना नहीं होता है। आप चुटकी ले लेके लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं और सिर्फ हास्यास्पद स्थिति अपने देश के बारे में बता के, जब जिस देश का प्रधानमंत्री बाहर जाके अब की बार ट्रंप सरकार, ये सब आपने कभी सुना और देखा है क्या? एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसके बाद देश में जन्म लेना मतलब पाप कर दिया। आप अपने देश के बारे में सोचिए, जिस देश के संविधान को प्रधानमंत्री दरकिनार कर सकते हैं कि लोग नियम कानून बनाते थे और हम कानून, मतलब ऐसी बातें, ऊल जलूल बातें, जिस देश के स्वतंत्र होने के बाद विदेशी इस ताक में बैठे हुए थे कि कैसे ये देश आगे न बढ़े और हम फिर से स्वतंत्र कर लें। उस देश की समृद्धता को, उस देश के आगे बढ़ने को, जब खाने को हमारे पास अनाज नहीं था, हमारे पास हर वो सुविधाएं नहीं थी जिसके होने की जरूरत है। मुझे तो कम से कम फख्र इस बात का है कि मैं उस पार्टी से आती हूँ कि जिस हालत में देश मिला था, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाना, आप सबकी बात कर लीजिए। ये कहते हैं जिस देश में शौचालय नहीं बन पाया, अरे हंसी आती है कि जिस देश में खाना नहीं था, अन्न नहीं था, सुई तक नहीं बनती थी, उस देश में ऐसे प्रश्न खड़ा करके आप अपने किए हुए सरकारों, अपने किए हुए प्रधानमंत्रियों, अपने किए हुए समस्त उस भारत सरकार की निंदा करते हैं, जिससे आपको फख्र होना चाहिए। तो जो चाहते का ना चुटकी लेना, ये सरकार करना कुछ नहीं चाहती है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी को देश मिला था, कितने स्कूल थे, कितने ITS थे, कितने हॉस्पिटल थे, कितना कुछ था। जब ये नेहरू जी पे प्रश्न खड़ा करते हैं, अगर उस हालत में देश इनको मिला होता तो ये कुछ नहीं करते लफाजी के अलावा। हमें देश में अंदरूनी ताकतों से लड़ना था, विभाजित रियासतों को एक करना था, देश की जनता का भला करना था। हमने उन मुद्दों को ध्यान दिया, लेकिन ये हास्यास्पद स्थिति पैदा करने वाले लोग जब इस देश के पूर्वजों अपने सरकार के प्रधानमंत्रियों पे गोली खाते हैं, और उस काल में कहीं ना कहीं हमारे माननीय जो आदर्श रहे हैं हर पार्टी के, आप जानते हैं प्रधानमंत्री जब कोई होता है तो पूरे देश का कहीं ना कहीं आदर्श होता है। उनसे प्रश्न खड़ी करने वाली सरकार पे आप लोगों को ही प्रश्न करना चाहिए। ये चुटीले अंदाज प्रधानमंत्रियों के नहीं हो सकते। ये चुटीले अंदाज लोगों के ऊपर CBI और ED का डर दिखा के आप कहना क्या चाहते हैं? आप उसने जो कर्नाटक में दिखा रहे हो, बाकी जगहों पे दिखा रहे हो, आप सिर्फ ये दिखा रहे हो कि जो कुछ आप कर रहे हो, आप तो बेच रहे हो उन संस्थाओं को। RBI ने भी सूचित किया है कि जो क्रिप्टो करेंसी थी, जिसपे उसका खुद था कि नहीं होना चाहिए, ऐसा कौन सा कारण था कि उसको लाके RBI की चेतावनी को भी नहीं मान रहे थे। तो आप जानते हैं आशीष जी, हम कुछ भी बात कर लें, कितना भी चुटिला अंदाज हो, कितना हम अभिनय कर लें, कितना हम दीदी ओ दीदी और इतने करोड़ की गर्लफ्रेंड और ये और वो फलाने ढकाने जितना भी कर लें, ये एक कार्य करने वाले व्यक्तित्व पे शोभा नहीं देता है। आप जानते हैं कार्य क्या कर रहे हैं वो बताइए। आप बताते हैं कि हमने लेटर, अरे आप शौचालय बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, खाना मिलेगा तो चल बनेगा, लेकिन आप जब देश के प्रधानमंत्री पर प्रश्न खड़ा करते हैं, एक्चुअल में आप अपने देश, अपने प्रधानमंत्री, अपने देश की जो सार्वभौमता है और जो संविधान है उससे प्रश्न खड़ा करते हैं, और आम जनता इस बात को समझने लगी है। आपके चुटीले अंदाज अब मनोरंजन के लिए हो सकते हैं, लेकिन देश के हित में नहीं होते हैं, ये जनता समझने लगी है। ठीक है डॉक्टर साहब, चुटीले अंदाज मनोरंजन के लिए हो सकते हैं, लेकिन देश की जनता के किसी काम नहीं आने वाले, कैसे देखते हैं? और इस सबसे बड़ी बात ये कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उसके मायने क्या निकाले जाएं? क्योंकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी जानबूझकर राहुल गांधी को हीरो बना रही है, बीजेपी नहीं चाहती कि पूरा विपक्ष एकजुट हो, तो मंशा क्या है? अब कांग्रेस ने खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ बयान दे दिया कि ममता बनर्जी डर गई हैं भतीजे की वजह से, ED CBI के जंजाल में नहीं उलझना चाहती। क्या विश्लेषण क्या है आपका? जी नमस्कार आशीष जी, अश्विनी शाही जी को और डॉक्टर सुधा मिश्रा जी को भी नमस्कार। सबसे पहले चुटीले अंदाज पे या बयान पे मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? जी जी। देखिए, जब अभी यूरोप की यात्रा पे माननीय राहुल गांधी जी गए थे, तो उनके एक बयान को मैं कोट करूंगा, 3-4 लाइनें हैं, तो अंदाज लगेगा कि कैसे चुटीले या किस ढंग से
बयान दिए जाने का क्या असर दुनिया पे, देश पे पड़ता है। कोट अनकोट में बोल रहा हूँ जो राहुल जी ने बोला था इंग्लैंड में, द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी लाइक यूएस एंड यूरोप seem to just be oblivious of the fact that a huge chunk of the democratic model has come undone in India. While the opposition is fighting that battle, देखिएगा ये बहुत important है, while the opposition is fighting that battle, US and Europe are not doing enough to restore the democracy in India. The inaction maybe because of the trade and the money they are getting. ये बताता है कि बयान कब और क्या कैसे दिया जाता है, उसका देश और दुनिया पे कितना असर पड़ता है। दूसरा बयान मैं कोट करूंगा, जब अभी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव पर श्रीनगर में भाषण दे रहे थे राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा कि मैं यात्रा में जब चल रहा था, जिसका अभी जिक्र किया माननीय डॉक्टर सुधा मिश्रा जी ने, तो बहुत सी महिलाएं मेरे पास आई और मैं देखा उनकी आंखों में तो वो रो रही थी। और जब मैंने बुलाया मेरे पास, तो मेरे पास आके उन्होंने चुपके से कहा कि राहुल जी मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मेरे साथ वो सब कुछ हुआ जो मैं कह नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा कि आप इसको पुलिस में बताइए बहन। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, पुलिस को बताऊंगी तो और परेशानी हो जाएगी। और उसके बाद क्या करेक्टिव स्टेप उन्होंने लिया, इसकी कहीं कोई चर्चा अपने आशीष जी। मुद्दे की बात यह है कि जब कल दिल्ली पुलिस पूछने गई, आगे गई, पीछे गई, इससे बात हो सकती है, और केवल ये बात पूछने गई कि जिन लोगों ने कहा था उनमें से नाम बताएं जिससे उनके साथ न्याय हो सके। तो मैं इस पर सरप्राइज हूँ सचमुच आशीष जी कि किस राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया, और ये भी बताया गया कि ये भी एक पुलिस उनके अधिकारों को या उनके आवाज को दबाने के लिए गई। अब आप ये देखिए कि आपसे बात पूरी होने दीजिए डॉक्टर साहब की, सुधा जी आऊंगा आपके पास। चुटीले बयान की बात हो रही थी, या तो ये चुटीला बयान था बताने के लिए कि देश के जनरल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है, या सीरियस बयान था। तो इससे इस देश के मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने क्या करेक्टिव स्टेप्स लिए, क्या सुधारात्मक, क्योंकि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कांग्रेस शासित और अपने सहयोगियों के शासित राज्यों से भी होकर गुजरे, जिसमें पहली जो यात्रा उनकी तमिलनाडु से प्रारंभ हुई वो स्टालिन की सरकार है। तो वहां पे तो पूरे देश में भी वो विपक्ष के बड़े नेता के तौर पे करेक्टिव स्टेप्स ले सकते थे, लेकिन जिन राज्यों से वो गुजरे, अगर लगता है कि भाजपा शासित राज्य उनकी मदद नहीं करते, उन राज्यों में क्या कदम उन्होंने लिए? उन्होंने पब्लिक को नहीं बताया, दर्द बताया लेकिन दवा नहीं बताई। अब जब दवा के लिए पुलिस जाती है तो वो कहते हैं कि ये कौन सी बात थी, मतलब इसको मुद्दा बनाया गया। मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के बयान उनके व्यक्तित्व को और कमतर करते हैं, उनके व्यक्तित्व को, और कांग्रेस को इससे कोई बढ़त या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। जो ममता बनर्जी जी ने कहा है, देखिए ममता जी का बयान मैंने आपको 2012-13 का भी बताया था आशीष जी, पहले भी बात में, मेरे ख्याल से उसमें डॉक्टर सुधा मिश्रा भी उस बात में थी, कि उन्होंने दो टूक कहा था कि राहुल गांधी में वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है कि उनमें विपक्ष के धुरी के तौर पर हम देख सके कि वो विपक्ष की धुरी बन सकते हैं, और उसी का रिप्यूटेशन है। इसको कोई मैं नई बात नहीं मानता हूँ जो उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी को मुख्य विपक्षी की भूमिका में रहना चाहती है भाजपा। और निश्चित तौर पे जो ये सवाल है आपका आशीष जी, मैं ये मानता हूं कि भाजपा के मन में कहीं न कहीं ये बात है कि मुख्य धुरी राहुल गांधी रहे, क्योंकि आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम बड़े वरिष्ठ नेता भाजपा के कई मौकों पर कह चुके हैं कि राहुल गांधी जब तक नेतृत्व करेंगे मुख्य रूप से कांग्रेस का, तब तक भाजपा को कहीं जीतने में असुविधा नहीं हो, क्योंकि वो हमारे जीतने का रास्ता स्वयं प्रशस्त करते जाते हैं अपने इस संघ के कुछ न कुछ कारनामों से, जैसा यूरोप में उन्होंने किया, या कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियों से जिससे विपक्ष बट जाता है और कांग्रेस की जो लड़ाई है वो कमजोर हो जाती है, ऐसा मैं मानता हूं। और जो ममता की बात है, ममता और
अखिलेश जी की अभी जब मुलाकात हुई पिछले हफ्ते आशीष जी, तो आपने देखा हो कि दोनों नेताओं ने कहा कि हम अलग मोर्चा बना सकते हैं, संकेत किया, लेकिन दोनों ने ये बात साफ कही कि हम कांग्रेस के साथ अगले चुनाव में कतई नहीं जाएंगे। और अखिलेश ने तो कल तक यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस तो खत्म हो गई है, लगभग समाप्त हो गई है। हाँ, उन्होंने ये ऐड ऑन किया कि जिस तरह से तानाशाही की प्रवृत्ति रख करके कांग्रेस खत्म हुई है गुरूर में अपने, उसी तरह से भाजपा भी आज गुरूर में खत्म हो जाएगी। लेकिन इस जंग के बयान ये बताते हैं कि जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसके साथ कांग्रेस मिलकर लड़ चुकी है, जिसके साथ एक सद्भावना का भाव कांग्रेस पिछले चुनाव में भी रख रही थी, लेकिन ये अलग बात है कि उनका गठबंधन नहीं हो पाया। और ममता तो आप देखें कि सागर दिघी के बाई इलेक्शंस में हार के बाद इतनी नाराज हैं कि उन्होंने उसी समय कह दिया था कि हम किसी भी कीमत पर कांग्रेस को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे। तो इसमें निश्चित तौर पे भाजपा को फायदा है, क्योंकि ये बात अभी अधीर रंजन चौधरी का बयान भी आया, ममता के बयान पर आज सवेरे, कि वो कहीं न कहीं ऐसा काम कर रही हैं जिससे कि वो ट्रोजन वायरस का उन्होंने नाम लिया है, विपक्ष में ट्रोजन है ममता बनर्जी। अब इस तरह की बयानबाजी के बाद भाजपा को तो कुछ होना लाजमी है। ठीक है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकना है, जल्द लौट रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा चलेंगे अपने मेहमानों के पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुधा जी, ब्रेक पर जाने से पहले इंदु कांत जी ने कई गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस को मुझे लगता है चिंतन करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है, क्या कहेंगी? बिल्कुल, सारा चिंतन, सारा मंथन कांग्रेस को ही करने की जरूरत है। इस देश में सारी पार्टी के लिए कोई भी ओपिनियन नहीं है दीक्षित भाई का। चलिए आपकी सलाहें मान लेते हैं, लेकिन जब सेलेक्टिव हम चीजों को लेके बात करते हैं, दीक्षित सर का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, और चूंकि आपको कहना कितना, आप जानते कितना है, इसमें आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। आपने राहुल गांधी जी के जिस बात को कोट किया, शायद अगर आप आगे कोट करते, आप बाकी जब प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं तो आप लोग कहते हैं प्रसंग क्यों नहीं देखा गया, किस बात को लेके क्या बात कही गई थी वो क्यों नहीं देखा गया। तो मैं मानती हूँ ना कि इस तरह की बातों को आधा अधूरा जो मीडिया का जो काम करते हैं भाजपा वाले, दीक्षित सर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस पर हवा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आधी बात छोड़ दी। अगर वो पूरा सिलेक्ट करते और कंपेयर करते कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था, पूरा कर दीजिए अगर आपके पास होगा। नहीं, देखिए उन बातों को सबको पता है, और ये जनता ना बहुत समझदार हुई आशीष जी। अब वो समय चला गया कि हम कहेंगे कि राहुल जी ने कहा कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा। सबको पता है कि वो किसने और कब का कहां कोट किया गया, बातें छोड़ दीजिए। ये जो कोशिशें की जाती है, राजनीति बहुत समय तक चलती नहीं है, उनका सस्टेन होना बहुत दिन तक चलता नहीं है। दूसरा जो कोट किया गया कश्मीर में, उन्होंने क्या कहा था, आप जानते हैं कि मैं भी लोगों से मिलती हूं, और दीक्षित भाई इस बात को बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं कि जिस तरह से महिलाओं के ऊपर जितनी घटनाएं होती हैं, क्या पुलिस उन पे वैसा ही जैसा करना चाहिए जो संविधान में उल्लिखित है? क्या अपने देश की महिलाओं के साथ अपराध उतने ही होते हैं जो कि एफआईआर में दर्ज होते हैं? क्या परिवार में, परिवार के बाहर, समाज में महिला होने के नाते मैं इस बात को कह रही हूं, तो ये हिम्मत है मेरी। ऐसा समाज में होता नहीं है, लेकिन आपने उन महिलाओं को भी यहाँ पे कह दिया कि वो झूठ कर रही है। अरे कम से कम किसी ने राह चलते व्यक्ति से अपनी व्यथा कही है, उसकी रिस्पेक्ट करना हमें आना चाहिए, क्योंकि समाज में आप भी रहते हैं, समाज में मैं भी रहती हूँ, शाही भाई भी रहते हैं। सबको पता है कि कितना पुलिस का रवैया और पुलिस के ऊपर के लोग कितना साथ देते हैं महिलाओं का। समाज में ना एक होता है कि आपके नाम के बारे में लोग कैसी बातें करते हैं, क्योंकि बलात्कार होने के बाद कोई प्रश्न पुरुषों पे नहीं आता है, सीधा स्त्रियों पे कि बलात्कारी है, ये पीड़िता है। जिस तरह से उस पे उंगली उठाई जाती है दीक्षित भाई, आप भी जानते हैं कि उस चीज को सब्र करके रह पाना एक स्त्री के लिए कितना मुश्किल होता है। बातें बड़ी आसान लगती हैं, कह दो राहुल जी ने क्यों कहा, उन्होंने क्यों कहा, अरे किसी ने कहा है, तो ये कोशिश करें जानने की कि अगर ये चीजें हैं 1% भी अगर सही है, मान लिया तो कुछ सही नहीं है, 1% भी सही है, तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम भारत देश की जिसकी बात करते हैं, वहां पे महिलाएं आज भी अपनी बात को पुलिस के सामने कहने से हिचक रही हैं, डर रही हैं। हम अपनी बात नहीं कह पा रहे, परिवार से नहीं कह पा रहे हैं, बाकी समाज की तो बात छोड़ दीजिए। तो क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? हम कहते हैं कि आधी आबादी हमारी आगे बढ़ रही है, उसके बाद हालात ये है। नहीं, पर सुधा जी, मैं क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है, मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, या ये कह लीजिए कि आपकी बात में मैं एक पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहूंगा।
ये ठीक है, मान लिया कि राहुल गांधी को कुछ महिलाएं मिली, उन्होंने राहुल गांधी को ये बता भी दिया कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है कहीं ना कहीं, और वो ये भी साथ में कह रही हैं कि वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, ये भी मान लिया। लेकिन जब पुलिस खुद चलकर आगे आ रही है, पुलिस जानकारी मांग रही है, तो आप कम से कम आप शिकायतकर्ता तो नहीं बन रहे ना, कि आप शिकायतकर्ता बन रहे हैं कि आपने शिकायत दे दी और आपकी शिकायत पे, एक मिनट मेरी बात सवाल पूरा होने दीजिए, कि आपने शिकायत दे दी और आपकी शिकायत पर कार्रवाई हो रही है। आप कम से कम उन महिलाओं की जानकारी तो साझा कर सकती है ना। हो सकता है महिला पुलिस जाए, काउंसलिंग करे, और उस काउंसलिंग में वो जो विक्टिम्स हैं वो उभर के सामने आ जाएं, ताकि किसी दूसरी महिला के साथ ये होने से रुके। ऐसे नहीं चलता है ना। आप पूरी बात जो कह रहे हैं मैं समझ गई, आप वही बात कहेंगे जो लोग बताएंगे। पुलिस जागी है, स्वागत है, लेकिन पुलिस, राहुल गांधी भी तो वही बात कह रहे हैं जो महिलाओं ने बताई है, लोगों ने बताई है। मैं आ रही हूँ, मान लीजिए आशीष जी, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। मैंने लखनऊ में ऐसे आज के शायद 8-9 साल पहले की घटना है, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में सहायता करने के बाद पुलिस वाले ने मुझे कितने चक्कर लगवाए। मैं रास्ते से जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ, मैंने हेल्प की थी। उसके बाद पुलिस ने जिस तरह से किया था, इसको बताने की जरूरत नहीं है। पुलिस किसको, जिस शिकायत करता है, जो हेल्प करता है, जो और करने वाले लोग हैं, उनके साथ उनका रवैया, क्योंकि वो चाहती है कह देना ऐसा कुछ था नहीं, गलती से आप ही उसमें विक्टिम बन जाते हो। ये जो रवैया पुलिस का है, इसमें सुधार करने की जरूरत है, प्रश्न खड़ा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है, ये आप भी जानते हैं, दीक्षित जी भी जानते हैं, और शाही जी भी जानते हैं। दुख की बात तो यही है कि ये भी जानते हैं, उसके बावजूद सुधार की गुंजाइश कहां पे बनेगी, इसकी कोई बात नहीं करता है। आपने राहुल जी का पूरा बयान नहीं सुना कि उन्होंने, औरतों ने कहा कि हम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते। क्यों? वो क्यों का जो प्रश्न है ना, वो विकट प्रश्न है। उस पे बैठ के दीक्षित भाई को, शाही भाई को, आपको, हमें चर्चा करनी चाहिए कि पुलिस मित्र कब बन जाएगी, कि हर औरत अगर घर से बाहर कहीं भी जाके उसे ऐसा लगता है तो वो बता सके। इस पे चर्चा करके समाज को बेहतर करना है। प्रश्न राहुल जी के जागने, उनके कहने का नहीं है। एक व्यक्ति सही बात, आप जानकारी ही साझा नहीं करेंगी, काउंसलिंग नहीं होगी, कैसे मित्र बन जाएंगे? हाँ, बहुत खूब। अब काउंसलिंग की बात मैं कई बार चर्चा में आगे आ रहा हूँ। अश्विनी शाही साहब, एक बार बात पूरी होने दीजिए सुधा जी की, फिर आप ही के पास आ रहा हूँ। हमारी मित्र है। पुलिस महकमे को समाज की सेवा और उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन गुंजाइशें उसमें सुधार की हैं, उसको करना चाहिए। लेकिन सुधा जी, इक्का दुक्का केस के लिए पूरे सिस्टम पर सवाल भी नहीं खड़े कर सकते आप लोग। प्रश्न आज यहाँ पे आप ये नहीं कर रहे हैं कि ये है कि नहीं, आप प्रश्न कर रहे हैं। चलिए, हमारा, मुझे लगता है कि हमारा जो मुद्दा है उससे कहीं ना कहीं चर्चा ये डाइवर्ट हो रही है। अश्विनी शाही साहब, ये इंदु कांजी भी कह रहे थे कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये खुद मंचों से कहते आए हैं, हम सबने भी सुना है कि जब तक लड़ाई राहुल गांधी के साथ रहेगी चुनाव जीतना आसान होगा। ये आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी के ऊपर ही फोकस करके रखना है? संसद में बोलने नहीं दे रहे, सड़क पर बोल रहे हैं, पुलिस भेज दे रहे हो, ये कांग्रेस का आरोप है, मेरा नहीं। ठीक है, तो ये राहुल गांधी के पीछे क्यों लग गई है बीजेपी? गांधी के पीछे नहीं लगे हैं। अभी देखिए, सुधा जी ने इतने वो गिनाए, मैं आपकी इस बात का भी जवाब देता हूँ, उसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ जी। और दीक्षित जी ने बड़े सिलसिलेवार तरीके से बताया। एक नागरिक होने के नाते राहुल जी से ये अपेक्षा की पूरा करिए। आपके फायदे की बात है तो आप उतना बोल देंगे शाही जी, जब बात इतने मसले की बात सुधा जी इंटरप्ट मत कीजिए, आपको मैंने पूरा मौका दिया है, इंटरप्ट मत कीजिए, आपको पूरा मौका दिया है मैंने बोलने के लिए। अश्विनी जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। करने का दो तरीका, राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या राहुल गांधी को नेता साबित नहीं करना है, दो तरह के प्रश्न करके आप अपनी चीजों को डिवेल नहीं कर सकते हैं। प्रश्न करने का तरीका भाजपा को प्रमोट करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपके जितने भी प्रवक्ता है ना, अगर आपके पक्ष की भी बात कर लो तब भी सवाल खड़ा कर देंगे एंकर के ऊपर। और अगर कोई आप अगर सुनिए सुधा जी, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। पार्टी में भी आपकी सभी 5 उंगलियां एक जैसे लोग नहीं होंगे, बीजेपी में भी नहीं होंगे। मैं सबकी बात कर रहा हूं। सवाल खड़े कीजिए, लेकिन रेलिवेंसी तो देखिए, उसकी रेलिवेंसी क्या है। ठीक है, मुद्दे से नहीं भटकते। अश्विनी शाही साहब, बात पूरी कीजिए।
मैं आना चाहता हूं। देखिए, आज सुधा जी का हमको लग रहा है कि पार्टी कार्यालय में कुछ लफड़ा हुआ है आज। ये क्योंकि ये बौखलाती नहीं है, इनका मैं सम्मान करता हूँ, बौखलाती नहीं। आज जो है पता नहीं क्यों उद्वेलित हो रही। मैं इन्होंने जो कहा, मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी नागरिक हैं और एक सभ्य नागरिक का कर्तव्य होता है, सभ्य नागरिक का जो कर्तव्य होता है कि कहीं पर कुछ हो और उसकी सूचना हम पुलिस को दे, प्रशासन को दे। और राहुल गांधी जी आज इस कैपेसिटी में है, मैं हैसियत शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, कैपेसिटी की बात करूंगा कि इस देश के किसी भी एसपी को, किसी भी डीएम को फोन करे, वो पहले उनकी बात को सुनेगा। इस कैपेसिटी में है, इसको पूरा देश मानता है। अभी मैं बताऊं एक सभ्य नागरिक की बात। दिग्विजय सिंह जी जा रहे थे, टेलीविजन पर ही हम लोगों ने देखा, उनकी गाड़ी से किसी मोटरसाइकिल वाले को लगा, बड़ा एक्सीडेंट हुआ। सुधा जी जो अभी लखनऊ का प्रसंग सुना रहे हैं, उसी में याद आ गया मुझे। क्या किया? एक्सीडेंट दिग्विजय सिंह की गाड़ी से हुआ। दिग्विजय सिंह उतरे, उन्होंने अपनी गाड़ी में उस आदमी को लोड कराया, अस्पताल पहुंचाया। क्या दिग्विजय सिंह को हिरासत में रखा गया या पुलिस ने उनसे पूछताछ की? उनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए एक्सीडेंट करने का, लेकिन नहीं, पुलिस का ऐसा काम नहीं है जो आप इस तरीके से अपने आप बाकी प्रवक्ताओं की तरह झूठ नहीं बोलते हैं, ये बात मैं हमेशा मानती हूँ। लेकिन जब आप आज झूठ पे बोलेंगे तो मुझे आपको टोकना पड़ेगा, और मैं इतना आपसे घटना नहीं हुई थी, आज्ञा ले सकती हूँ। कंपेयर मत करिए, मैं आपकी बात आप जो गलत कहने की शक्ति रखते हैं, अपने सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन आज ऐसी दो घटनाओं को कंपेयर करके चीजों को गलत करने की कोशिश मत करिए। सुधा जी, बीच में बोलना मतलब उचित नहीं लगता है कि 3 लोग हैं और सब लोग बाहर से बैठे हैं, किसी की आवाज नहीं जाती, वो जनता के लिए ठीक नहीं होता है। तो आप भी अपने अन्य प्रवक्ता जो राष्ट्रीय कुछ बददिमाग लोग बैठे हैं उनकी तरफ आप बहुत शांत है, बहुत सम्मान करता हूँ आपका बयान, हमारी बहुत सम्मान करता हूँ। दूसरे लोग भी मिलते हैं आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है, मैं उनका उस हिसाब से उनका भी जो है मैं वो करता हूँ। अश्विनी जी, सुधा जी, इसमें टोका टकाई में आपका और दर्शकों का सबका वक्त चला जाएगा, आप बात पूरी कीजिए। जी, मैं वही कहना चाह रहा था कि दिग्विजय सिंह का जो मामला था वो मैंने बताया। तो मैं एक अपेक्षा कर रहा था कि राहुल गांधी जी एक सभ्य नागरिक की तरह, भारत के नागरिक की तरह, उनको एक पुलिस के साथ वो करना चाहिए और अपनी पार्टी के लोगों पर लगाम लगानी चाहिए कि इसको राष्ट्रीय मुद्दा न बनाया जाए। अगर हमने कहा है इस चीज को तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर पुलिस आई है तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, देखिए राजनीतिक लोग हैं, बहुत नाम नहीं याद आता है, लेकिन ये घटना कहाँ की है ये तो बता सकते थे। जैसा कि शाम को उन्होंने नोटिस का जवाब दिया, नोटिस आई थी, जवाब दिया उन्होंने, तो वो काम कर सकते थे लेकिन नहीं किया। दूसरी बात मैं आना चाहता हूँ, सुधा बहन ने हमारे कहा कि यहाँ के प्रधानमंत्री ट्रंप सरकार की बात करते हैं, अब की बात ट्रंप सरकार। सुधा जी, आज हिंदुस्तान बदल चुका है। पहले हम बाहर के लोगों पर आश्रित हुआ करते थे, उनकी अनुकंपा पर जीते थे, आज बाहर के लोग हमारी अनुकंपा पर जी रहे हैं। इस बार ट्रंप सरकार इसको पलट के देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, हराइए मत, दूसरी बात, हराइए मत, दूसरी देखिए, बोलिए बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए। एक हम लोगों ने, आशीष जी मुझे याद आया, मैं अपनी डायरी रखता हूँ, 30 तारीख को हम लोगों ने, और आप ही से एंकर होती, एक 30 तारीख को मैंने बताया था भारत जोड़ो यात्रा पर एक हम लोगों का डिबेट हुआ था। पूरे प्रदेश, पूरे देश में देखा जाए 17 राज्यों में कांग्रेस नहीं है, 10 या 11 राज्यों में एक लोग हैं, 6 करोड़ सदस्य भी हैं इनके। ये उस दिन मैंने एक डेटा दिया था आपको। आज कांग्रेस को, हमको राहुल गांधी को नेता बनाने की जरूरत है, नेता तो ये लोग बना रहे हैं जिसके पास 17 राज्यों में कोई सांसद नहीं, 10-11 राज्यों में एक सांसद। तो नेता ये लोग बनाने के लिए देखिए कितने 100 करोड़ रुपए, कितने 1000 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं। कितनी बार लॉन्च किया गया, खटिया यात्रा से लेकर भारत जोड़ो यात्रा, ये सब किया गया। राहुल गांधी आज कुछ विपक्ष उनको नहीं चाहता है कि हम अब राहुल गांधी ने श्रीनगर में सभा की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर, कितने लोग पहुंचे, कितने लोग नहीं पहुंचे, एक उसकी समीक्षा कर लीजिए। ममता बनर्जी जी और इनका जो है जो हुआ, क्या कहते हैं, अखिलेश जी का, उसकी समीक्षा कर लीजिए। तेलंगाना में एक हुआ, उसकी समीक्षा कीजिए, और स्टालिन जी के जन्मदिन पर जो हुआ इसकी समीक्षा कर लीजिए। आपको जवाब मिल जाएगा कि विपक्ष में दूल्हा कोई नहीं है, बाराती बहुत हैं।
कांग्रेस राहुल गांधी जी को दूल्हा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूरा विपक्ष मान ही नहीं रहा है। दूल्हा कौन है? अब दूल्हा होने के बाद घर ले आएगा। ठीक है, ठीक है। राहुल गांधी जी के किस्मत में दूल्हा बनना नहीं है। देखिए अभी तक 52-53 साल में दुल्हन छोड़ तो नहीं रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, आप रुक जाइए। आशीष जी, मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगी जी। मैं शाही भाई की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं उनके साथ बैठती हूँ कभी भी वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं जो किसी के भी सम्मान को खराब करे। मैं इस बात को हमेशा बोलती हूँ, और ऐसे बहुत से प्रवक्ता आते हैं जिनसे मेरी झगड़ा भी आता है। शाही भाई, जब हम किसी को ये बातें बोलते हैं, आपने कहा ना कि दूल्हा नहीं बन सके, बहुत अच्छा दूल्हा नहीं बन सके, हमें कोई उसका मलाल नहीं है। जो दूल्हा बना उसने तलाक तक तो दिया नहीं, छोड़ चले आए। सोचिए, भारतीय संस्कृति में तलाक भी नहीं दिया और उसको रखा उतारी स्त्री के साथ क्या हुआ, उसके दर्द को भी समझिए ना। तो ऐसे शब्द मत प्रयोग करें कि मैं पलट के उस बात को कहूँ, ये जरूरी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है। मैं अपने देश के संवैधानिक पद से बैठे हुए व्यक्ति के बारे में कुछ बोलूं, मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन आप बोलोगे तो बोलना पड़ेगा। तो कम से कम इन बातों का अगर हम ध्यान रखें। और शाही भाई, मेन चीज क्या है, हम जब मुद्दों पे डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ झगड़े करेंगे, क्योंकि ये एक आप बोलो एक मैं बोलूं, दीक्षित सर भी कुछ बोल देंगे, बस हो गया। तो डिरेल करने से अच्छा है कि आखिर आज का मुद्दा क्या है। गांधी परिवार से आने वाले, जिस परिवार ने इस देश में अपने घर के लोगों को खोया है, सोचिए राहुल गांधी जी के पास पिता नहीं है इस उम्र में, और बचपन से उनका पिता नहीं है, तो ये परिवार देशद्रोही है, ये है वो है, ऐसे करके आप किसी के बारे में जो लांछन लगाते हैं ये गलत है। उनको देश का नेता बनाना जनता बना रही है, 4 बार सांसद बन चुके हैं। आपको नहीं बताना कि वो नेता है कि नहीं है, उनको जनता पसंद करती है कि नहीं करती है। आप हमारे प्रधानमंत्री जी जब बने थे, मुख्यमंत्री विधायक थे, उस वक्त राहुल गांधी जी सांसद थे। ये सब बातें क्यों भूल जाते हैं? सब बातें करने की नहीं है। मुद्दा क्या था, उस मुद्दे को छोड़ के दूल्हा दुल्हन किसने छोड़ा किसने रखा, ये सब बातें नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर विपक्ष की एकता हो रही है तो प्रॉब्लम किसको क्यों है, हो रही है, कम की हो ज्यादा की हो, आपके जो किए जा रहे हैं कार्य, उन पे अगर हम प्रश्न उठा रहे हैं तो उसका उत्तर दीजिए ना। उस प्रश्न का उत्तर प्रश्न होता है। ठीक है, मैं आऊंगा सुधा जी आपके पास। डॉक्टर सवाल पे आता हूँ। सवाल ये है कि 2024 सिर पर खड़ा है, बीजेपी पूरे इलेक्शन मोड में आ चुकी है, लेकिन विपक्ष एकजुट होने की बजाय अभी भी मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, मैं बड़ा, तुमने ये किया, हमने ये किया, इन्हीं तमाम चीज़ों में उलझा हुआ है। आपको लग रहा है ऐसी परिस्थितियों में विपक्ष एक हो जाएगा? और अगर अंतिम क्षणों में जाकर एक हो भी गया तो उससे क्या लाभ होने वाला है? आशीष जी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। पहले तो मैं सचमुच कहूँगा कि अश्विनी जी ने कहा कि माननीय डॉक्टर सुधा मिश्रा जी डिबेट बहुत अच्छा करती हैं और बहुत संयमित भी रहती हैं, लेकिन आज वो शुरू से नाराज हैं। हम लोग की बातों से नाराज हैं, क्या है ये बाद में विचार करेंगे अवश्य। वो जब डिबेट की आप लिंक भेजेंगे। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। देखिए, ये तो हम लोग का डिबेट का एक सिस्टम बहुत अच्छा है कि एक के बाद एक बोले, बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। 2-3 सवाल उन्होंने उठाए थे सुधा जी, पहले उस पर मैं 2-3 टिप्पणियां संक्षेप में दूंगा, वो समय नहीं मैं करूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के अपराध कितना होता है, आपको पता है, सभी को पता है। और उसके बाद अगर इस की बात उठती है, पुलिस के रवैये में बदलाव नहीं आया, तो देखिए सुधा जी, ये सारे सवाल तो आपको स्वयं अपने से पूछने पड़ेंगे ज्यादा, क्योंकि पुलिस का सिस्टम पूरा हम लोगों ने अंग्रेजों से अडॉप्ट किया, आपकी सरकारों ने अडॉप्ट किया। हम लोगों ने 1860 का आईपीसी, 1873 का सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहाँ से अडॉप्ट किया? अंग्रेजों से अडॉप्ट किया। सुधा जी, आप तो इतना सुविज्ञ हैं, आप जानती हैं भारतीय जो व्यवस्था थी शासन की, जो चाणक्य ने बताया था सिस्टम व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में ऐसी पुलिसिंग होती थी क्या? नहीं होती थी। देश आजाद हुआ तो पुलिसिंग उस ढंग की आदर्श व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी पहले किसकी थी? आपकी थी। तो अगर ये सवाल आप उठाएंगे हमसे या अश्विनी जी से, तो ये तो वो बात एकदम लागू होगी आप पे कि एक उंगली दिखाएंगी तो 3 उंगली आपकी तरफ प्रश्न पूछेगी कि ऐसा कैसे रह गया गड़बड़ी। दूसरा, एक बात आप कह रही थी कि 1% भी मामले सामने नहीं आते, हमको शर्म आनी चाहिए। तो दामिनी केस किसके समय हुआ था? देखिए, इस ढंग के बड़े बड़े केसेस जो हर सरकारों में हुए हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक केस में, लेकिन उसके बाद सीआरपीसी में, आईपीसी में कितने सुधार किए गए, खासतौर से रेप से रिलेटेड मामले में। और उसी में जिसकी आप बात कर रही थी, दामिनी केस के बाद जस्टिस वर्मा का जो कमीशन बना था, उसने क्या रिकमेंड किया था
कि अगर जिसका जिक्र कल दिल्ली पुलिस और भाजपा के नेता कर रहे थे, उस पर क्या जवाब है आपका कांग्रेस का, कि अगर इस जंग की शिकायतें सुधा जी आती हैं, सुनने में भी आई और पुलिस ने उस पर एक्शन नहीं लिया, तो कंसर्न एसएचओ के खिलाफ एफआईआर का अरेंजमेंट है सीआरपीसी में। तो अब क्या पुलिस अपने ऊपर एफआईआर करवाए या मामला कान में आ गया तो जांच करे? ये बड़ी बात है, आपने ये सवाल उठाया इसलिए मैंने ये बात की। फिर मैं एक बात आता हूं जो अश्विनी शाही जी ने कहा और आपने उठाया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये वास्तव में फक्र का विषय है। सुधा जी आप इस पर विचार करिएगा अंतरात्मा पे आवाज सुन करके, कि एक समय था कि इस देश में जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती थी, जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी 1977 में, तो रिपोर्ट छपती थी अखबारों में। हमको बचपन का याद, मैं उसमें 6-7 साल का था, कि अमेरिकन अखबारों में छपा है कि इस बार इंदिरा गांधी हार सकती हैं। और हम लोग बड़े उसको कोट करते थे हर जगह राजनीति में कि अमेरिका में कह रहे हैं भारत के बारे में कि ये पार्टी जीतेगी, ये हारेगी। और ये तो फक्र का विषय है कि आज इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू जब चुनाव लड़े तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ अपनी विजिट की फोटोग्राफ लगा के चुनाव लड़े, पब्लिक डोमेन में है। अगर अमेरिका में जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ एक ज्वाइंट मीटिंग करते हैं, पब्लिक मीटिंग ट्रंप, तो ये भारत के लिए गौरव का विषय है। हाँ, उसमें जब उनके साथ खड़े होकर के यहाँ पे गुजरात में अपनी मीटिंग में जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बार ट्रंप सरकार, उसकी विवेचना हो सकती है कि डिप्लोमेटिकली ये सही हुआ या गलत हुआ। क्योंकि हम अगर वहां की सरकार के बारे में कहते हैं कि अगली बार फिर से ट्रंप जीत के आ रहे हैं, तो ये डिप्लोमेटिकली गलत भी हो सकता है। लेकिन जो विदेशों में बड़े बड़े देश हमारे देश का नाम लेके चुनाव में जाते हैं, हमसे समर्थन की अपेक्षा करते हैं, ये बताता है कि हमारा कद सुधा जी कितना बढ़ गया है। इसका तो आपको खुद यशोगान करना चाहिए। अब जो बात कह रहे थे अपने आशीष जी, देखिए चुनाव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो भाजपा को नाकों चने चबाने पड़ सकते हैं। लेकिन भाजपा की रणनीति और विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस की विफलता ये जग जाहिर हो गई है। और जिस तरह से तू मैं हो रहा है, इसमें बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा बीजेपी के लिए। और फिर आप मीडिया को गोदी मीडिया कहिए, हमको लांछन लगाएं, अश्विनी शाही जी को लांछन लगाएं, तो ये कहते रह जाएंगे। अब वही उस पर आप कहावत लागू होगी कि अब पछताए होश का जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है सुधा जी। जी आशीष जी, बहुत देरी करने का नफा है या नुकसान है? विपक्ष को एकजुट तुरंत होना चाहिए या ऐन मौके पर? इतने कोड डिकोड करने के बाद दीक्षित जी ने बहुत कोड किया, उसमें बताया, तो बिल्कुल विदेशों में अपने देश का यशोगान हो रहा है, ये सबके लिए फख्र का विषय होना भी चाहिए। लेकिन जो पेपरों में छप रहा है वो भी पढ़ रहे हो दीक्षित सर, उससे किसका नुकसान और किसके बारे में बातें फैल रही हैं, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। हम जब सिक्के को पकड़ते हैं तो एक तरफ दिखता है, एक तरफ नहीं दिखता है, दोनों बात होनी चाहिए। हमारी सरकारों ने जो किया, नहीं किया, जो रह गया, जो किया गया, उसके बारे में आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सरकार में इस समय है, कमियां थी, कांग्रेस ने बहुत कुछ नहीं किया, खाना और नई नई कंपनियों को बनाना, स्वास्थ्य चिकित्सा की बात करना जरूरी था, वो कर रहे थे, शौचालय नहीं बनाया। बिल्कुल प्रश्न होने चाहिए, ये प्रश्न नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? तो कम से कम जो सरकार में 9 साल से वो कर लेता। सुधार की गुंजाइश थी, 9 साल में सुधार नहीं हो पाए। लेकिन प्रश्न किससे होगा? कांग्रेस से, कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। कांग्रेस ने नहीं किया, चलिए ठीक है, आपने मान लिया, जनता ने मान लिया, तो कम से कम आप तो करके दिखा देते। लेकिन उसका कोई उत्तर ये नहीं होता है कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। कांग्रेस को जो उस समय जरूरी था, हम एक सुई तक नहीं, जिस चीज को भाजपा बेच रही है ना राजनीति सर, आप भी जानते हैं, आप भी दिल पे हाथ रख के बताइए कि जितना कुछ ही बेच पा रहे हैं, आरबीआई का जो बार बार चुनौती देश के लिए जो चीजें उसकी आ रही कल के, वो किसकी वजह से आ रही है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिलेक्टिव चीजें आपको वही कहना जो सुनने में अच्छा लग रहा हो, लोग सुनना चाहते हो। लेकिन मैं वो नहीं, मैं यहाँ पर सहमत नहीं हूँ आपसे, क्योंकि रीजन उसका ये है कि आपको हर सवाल पूछने का पूरा मौका हम लोग देते हैं। और दूसरी बात सुनिए, जहां पर बीजेपी या केंद्र सरकार की आलोचना करने की जरूरत, चाहे वो खबरों से हो, चाहे डिबेट से हो, चाहे वो किसी अन्य माध्यम से हो, क्योंकि जहां पर अगर देश हित में कोई काम हो रहा है तो हमें उसको अप्रिशिएट भी करना है, और अगर कोई काम देश हित में नहीं हो रहा तो हम उसकी निंदा भी करेंगे। ये कहीं ना कहीं
सभी का दायित्व है। सुधा जी, क्योंकि समय का अभाव है मेरे पास, मैं चाहूंगा आप 30 सेकंड में अपनी बात को पूरा करें फाइनल कमेंट के तौर पर, क्योंकि मुझे फाइनल कमेंट बाकी दोनों मेहमानों से भी लेना है। जी बिल्कुल, मेरा जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, बिल्कुल दीक्षित सर के बातों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस अपनी चीजों पे जरूर एक बार सोचेगी कि हमें क्या करना है और किस तरह से सरकार के इस रवैये का हमें विरोध करना है और जनता को सही बात बतानी है, उसकी हम पुरजोर और पूरी कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद। अश्विनी जी, फाइनल कमेंट आपका। जी चलिए, मुझे थोड़ा सा कम समय दिया, इसकी शिकायत तो नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं समय बराबर का दिया। बीच में आज सुधा जी थोड़ा सा अग्रेसिव हो गई थी। नहीं, कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी चीजें। देखिए सुधा जी को दो चीजें क्लियरिफाई करूं। एक तो आपने जो दूल्हे और बाराती की जो बात कही, मैंने किसी के ऊपर व्यक्तिगत कोई कमेंट नहीं किया, आप व्यक्तिगत पर चली गई। मैंने एक राजनीतिक दलों की बात की, अगुआ कौन होगा, उसको एक सरल शब्दों में कहने की मैंने कोशिश की। राहुल गांधी को कोई कुछ नहीं मान रहा है, आज कहीं कोई विपक्षी दल उनको भाव नहीं दे रहे हैं। और जहां तक रही शहीद होने की बात, सदन में राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा कि मेरे पिता शहीद हुए थे, और एक हमारे माननीय सांसद है कमलेश पासवान जी, उन्होंने उनके ऊपर कहा था कि ये गलत पार्टी में है, किस जाति के हैं, बहुत सी चीजें राहुल गांधी जी ने कहा। तो हमारे माननीय सांसद ने भी इनको बताया, कमलेश पासवान जी ने, मेरे पिता भी शहीद हुए थे और राजनीतिक रैली के मंच पर शहीद हुए थे, और राहुल जी जिस उस पार्टी में आज तक मुझे 4 बार सांसद बनाया है, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय का अभाव है, मुझे चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।